वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका सुबह 7 बजे चाय की चुस्कियों के साथ इस 20 मिनट शो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं इसमें 4 सवाल पर बातचीत करता हूं और 4 सवालों के माध्यम से आपको 40 बातें बताता हूं। ऐसी बातें जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, ऐसी बातें जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट होती हैं। मैं आपको अगले 2.5 से 3 महीने तक पूरी की पूरी पॉलिटी सिखाने की जिम्मेदारी लिया हूँ। 2 सेशन मेरा चल रहा है, एक सुबह 7 बजे 20 मिनट्स हो, 24 घंटे में कभी भी देखिए 20 मिनट। ये 20 मिनट आपके भीतर एक बेटर अप्रोच क्रिएट करेंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। साथ ही साथ रात को 8 बजे लक्ष्मीकांत शो। रात को 8 बजे लक्ष्मीकांत शो में आपको पूरी की पूरी कंप्लीट पॉलिटी की थ्योरी पढ़ने को मिल रही है। तो प्रिलिम ओरिएंटेड पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी हो जा रही है इसके माध्यम से। तो जुड़िए और अपने दोस्तों के मध्य शेयर भी करिए। यदि आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वीओआरओ की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखते हैं पहले सवाल की व्याख्या। देखिए, लिखा हुआ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द हाई कोर्ट जजेस आर पेड फ्रॉम, कहाँ से दिए जाते हैं उच्च न्यायालय के वेतन भत्ते? भारत की समेकित निधि से यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, राज्य की समेकित निधि से यानी द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। इसमें से आपको सही उत्तर बताना है कि कहाँ से। हाई कोर्ट के जजेस की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की। तो समझिए, इसमें जरा सा एक बहुत अच्छा ट्रैप बनता है, एक बहुत अच्छा जाल बिछाया जाता है एग्जामिनर्स के द्वारा, और उस जाल में आदमी फंस जाता है और सवाल का जवाब गलत करता है। यदि आप हाई कोर्ट की जज की बात करें मेरे भाइयों, यदि आप हाई कोर्ट के न्यायाधीश की बात करें, तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश की जो सैलरी एंड अलाउंसेस है, यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश के जो वेतन और भत्ते हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के सैलरी अलाउंसेस यानी वेतन भत्ते, ये वेतन भत्ते दिए जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, यानी राज्य की संचित निधि से। ठीक है, राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। दैट मीन्स कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से दिए जाते हैं इसके वेतन भत्ते जजेस के। लेकिन अगर इसकी पेंशन की बात करें, तो पेंशन राज्य नहीं बल्कि पेंशन दिया जाता है भारत की संचित निधि से। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है, यानी भारत की संचित निधि से क्या आती है, इनकी पेंशन आती है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, वो दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जजेज के जो वेतन भत्ते होते हैं वो संचित निधि पर भारित होते हैं। संचित निधि पर भारित होते हैं, यानी चार्ज एक्सपेंडिचर ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, या राज्य अगर दे रहा है तो चार्ज एक्सपेंडिचर ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। इसका क्या मतलब होता है मेरे भाइयों? तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो ये संचित निधि है। संचित निधि हमारे भारत देश में दो प्रकार की आप देखेंगे, एक केंद्र में देखेंगे, ठीक है, तो केंद्र में जो देखेंगे उसे आप कहते हैं भारत की संचित निधि। ठीक, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और राज्य में अगर आप देखेंगे तो इसे राज्य की संचित निधि बोलते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। अनुच्छेद 266 के तहत केंद्र और राज्य में आपको संचित निधियों का प्रावधान नजर आएगा। ये जो आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया सीएफआई है, या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है, ये सबसे प्रमुख फंड होता है। ठीक है, संचित निधि जो होती है मेरे भाई, ये किसी भी देश का, माफ कीजिएगा, संचित निधि भारत देश की सबसे प्रमुख फंड है, यानी प्रमुख निधि है। कंसोलिडेटेड फंड, जो भी पैसा भारत सरकार को टैक्स से, नॉन टैक्स से या बोरोइंग से मिलता है, जो भी पैसा भारत सरकार को कर से, गैर कर से या उधार से मिलता है, वो सब संचित निधि में जाता है। संचित निधि से खर्च भी होता है, दो प्रकार का खर्च होता है। एक होता है नॉर्मल एक्सपेंडिचर, सामान्य खर्चा। जैसे केंद्र अगर बजट, केंद्र सरकार बजट लाई तो बजट में रेलवे को 1,000 करोड़ रुपए देना है, तो वो नॉर्मल एक्सपेंडिचर है। राज्य में आया, राज्य में किसी विभाग को देना है, तो वो नॉर्मल एक्सपेंडिचर है। एक होता है जिसे कहते हैं चार्ज एक्सपेंडिचर, यानी भारित व्यय। भारित व्यय ऐसे व्यय होते हैं जो बजट में शामिल तो होते हैं, लेकिन उस पर मतदान करने का अधिकार संसद को नहीं होता केंद्र में, और राज्यों में राज्य विधानमंडल को नहीं होता। फिर से सुनिएगा, एक नॉर्मल एक्सपेंडिचर, सामान्य व्यय, सामान्य खर्चा होता है संचित निधि से, और दूसरा होता है भारित व्यय यानी चार्ज एक्सपेंडिचर। सामान्य खर्चे पर सदन को मतदान करने का अधिकार है, सदन उसे कम कर सकती है, यानी वोटिंग कर सकती है तो कम भी कर सकती है खर्चा। लेकिन एक व्यय ऐसा होता है, एक खर्चा ऐसा होता है जिसे भारित खर्चा कहते हैं।
चार्ज एक्सपेंडिचर। भारित खर्चे पर मतदान करने का अधिकार सदन को नहीं होता, वोटिंग राइट नहीं होता, चर्चा हो सकती है। तो ये खर्चे क्यों बनाए गए हैं? वोटिंग करने का राइट इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि वो कम न कर सके। क्यों भाई? कम न करने के पीछे का क्या लॉजिक है? तो ऐसा पद या ऐसी संस्था जिसकी स्वतंत्रता को इंश्योर करना है, ऐसा पद या ऐसी संस्था जिसकी इंडिपेंडेंस को इंश्योर करना है, जिसकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है, उसके खर्चों को संचित निधि पर भारित कर दिया जाता है। यानी उसके खर्चों को चार्ज एक्सपेंडिचर में डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि चार्ज एक्सपेंडिचर में रहेगा तो संसद कम नहीं कर पाएगी, कम नहीं कर पाएगी तो उस पर दबाव नहीं बनेगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट के खर्चे, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट के खर्चे भारित हैं, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट पर लेजिस्लेचर, विधायिका या संसद का दबाव नहीं बनेगा। सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र होकर काम करेगी, तो इससे सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता इंश्योर होगी, स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। ठीक है। चलिए, यहाँ ढेर सारी बातें आपने देखा। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों की यदि आप बात करें मेरे भाई, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते आपके दिए जाते हैं राज्य की संचित निधि तक। ये सेकंड स्टेटमेंट सही हो जाएगा। पेंशन की बात की जाती तो पेंशन में आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टिक करते। ठीक है। नेक्स्ट पर, संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स द हाई कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? हाई कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कोर्ट कौन सा आर्टिकल डिक्लेयर करता है, ये बात पूछी जा रही है यहाँ पर। तो समझिए जरा, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कोर्ट क्या होता है। तो देखिए, हमारे भारत देश में सुप्रीम कोर्ट भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कोर्ट है और हाई कोर्ट भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कोर्ट है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 129 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कोर्ट है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कोर्ट यानी अभिलेख न्यायालय है। ठीक है। हाई कोर्ट की यदि आप बात करें तो हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 215 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अनुच्छेद 215 के तहत हाई कोर्ट भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कोर्ट है, मींस अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का क्या मतलब होता है भैया? तो अभिलेख न्यायालय का मतलब एक ऐसे न्यायालय जिनके जजमेंट रिकॉर्ड करके रखे जाते हैं, क्योंकि उनके जजमेंट महत्वपूर्ण प्रकृति के होते हैं, इंपॉर्टेंट नेचर के होते हैं, और वो एज अ एग्जाम्पल, एज अ प्रेसिडेंट यानी एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, नज़ीर के तौर पर प्रयोग किए जाते हैं। फिर से एक बार सुनिएगा, अभिलेख न्यायालय एक ऐसे न्यायालय होते हैं मेरे भाई जिनके जजमेंट रिकॉर्ड करके रखे जाते हैं, क्योंकि वो भविष्य में लोअर कोर्ट के लिए नज़ीर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, स्कॉलर के काम आते हैं, इवन साक्ष्यों के तौर पर भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इनके जो जजमेंट है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आप देखेंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात की जाए, चाहे हाई कोर्ट के जजमेंट की बात की जाए, हाई कोर्ट के जजमेंट की चाहे बात करो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात करो, ये निर्णय एज अ साक्ष्य इस्तेमाल किए जाते हैं, उदाहरण नज़ीर के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। उन्हें शाश्वत स्मृति में, इटर्नल मेमोरी में रिकॉर्ड करके रखा जाता है। और दूसरी बात, ऐसे कोर्ट जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कोर्ट होते हैं, उन्हें कंटेम्प्ट के मामले में, यानी सुप्रीम कोर्ट को भी कंटेम्प्ट के मामले में, कंटेम्प्ट यानी अवमानना के मामले में पनिश करने की शक्ति है, यानी अवमानना के मामले में दंडित करने की शक्ति है। ठीक है। एज वेल एज हाई कोर्ट को भी कंटेम्प्ट के मामले में, यानी हाई कोर्ट को भी अवमानना के मामले में दंडित करने की शक्ति है। ऐसे न्यायालय जो अभिलेख न्यायालय होते हैं, उन्हें अपनी अवमानना के मामले में पनिश करने की पावर होती है। अवमानना यानी कंटेम्प्ट दो प्रकार की होती है, एक होता है सिविल कंटेम्प्ट, एक होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट का मतलब यह है कि यदि आप न्यायालय के आदेश को नहीं मानते हैं तो उसे सिविल कंटेम्प्ट कहते हैं। यदि आप न्यायालय के काम में किसी भी प्रकार का हर्डल यानी बाधा क्रिएट करते हैं, गाली देते हैं, टिप्पणी करते हैं, तो उसे क्रिमिनल कंटेम्प्ट कहते हैं। इन दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये पावर है कि आपको पनिश कर सकता है, जुर्माना लगा सकता है, या दोनों कर सकता है, फाइन और पनिशमेंट, फाइन और जेल दोनों हो सकती है। तो ऐसे दो चीजें ध्यान रखिएगा, ऐसे न्यायालय जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कोर्ट होते हैं, उन्हें कंटेम्प्ट के मामले में पनिश करने की पावर है। पनिश करने की पावर इसलिए दी गई कि अगर पनिश करने की पावर नहीं होगी तो जजमेंट मानेगा कौन, है ना। और दूसरा, उनके निर्णय इंपॉर्टेंट नेचर के होते हैं, एज एविडेंस यूज होते हैं, एज एग्जाम्पल यूज होते हैं, तो उन्हें रिकॉर्ड करके रखा जाता है, संरक्षित करके रखा जाता है। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे। तो 215 यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, यानी सही आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 215 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। चलिए आगे आते हैं। संविधान में केंद्र और राज्य को प्राप्त शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? संघीय संरचना में राज्यों की शक्तियां केंद्र सरकार की दया पर निर्भर नहीं करती हैं। In federal structure, the power of states do not depend at the mercy of the central government.
सेकंड लिखा हुआ है, इस संबंध में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। अमेंडमेंट इन दिस रिगार्ड रिक्वायर्ड द अप्रूवल ऑफ द मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट विद ए स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है यानी कौन सा राइट स्टेटमेंट है, ये आपको बताना है। तो देखिए एक बात समझिए जरा सा। हाँ, सही उत्तर सही स्टेटमेंट आपको बताना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं क्या लिखा रहता है, कहीं कहीं पूछ लिया जाता है असत्य बताने को, और उसमें आदमी गड़बड़ा जाता है। तो इसलिए ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ध्यान से ज़रूर पढ़ा करिए, जो भी सवाल है उसे ध्यान से पढ़ा करिए। ध्यान से न पढ़ने की वजह से भी सवाल कभी कभी क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। ठीक है, चलिए। तो देखो, भारत देश में संघीय संरचना, बहुत ध्यान ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। भारत देश में फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय संरचना है। संघीय संरचना में केंद्र और राज्य दोनों होते हैं, सेंटर स्टेट दोनों होते हैं। अब संघीय संरचना में केंद्र और राज्य दोनों होते हैं, सेंटर और स्टेट दोनों होते हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा होगा। अब वो बात जरूर है कि भारत का फेडरल स्ट्रक्चर अमेरिका की तरह नहीं है, बल्कि भारत देश में केंद्र मजबूत है, मजबूत केंद्र के साथ संघवाद है। लेकिन केंद्र मजबूत है तो वो कुछ परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में केंद्र मजबूत होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि राज्य केंद्र की दया पर है। ध्यान रखिएगा इस लाइन को। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि राज्य एक सेंटर के सबॉर्डिनेट है। ये दोनों स्टेटमेंट पूछे गए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि राज्य केंद्र की मर्जी पर है, दया पर है, या राज्य केंद्र के सबॉर्डिनेट है। राज्य की अपनी ऑटोनॉमी है, केंद्र की अपनी ऑटोनॉमी है। राज्य की अपनी शक्तियां हैं, केंद्र की अपनी शक्तियां हैं। शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, क्लियर डिवीजन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किया गया है। तो यहां लिखा है कि संघीय संरचना में राज्यों की शक्तियां केंद्र सरकार की दया पर निर्भर करती हैं, नहीं लिखा हुआ निर्भर नहीं करती हैं, तो सही हो जाएगा भाई, निर्भर नहीं करती हैं। अगर नहीं न लिखा होता तो ये गलत हो जाता, लेकिन नहीं लिखा इसलिए सही है। इस संबंध में संशोधन के लिए, किस संबंध में संशोधन की बात की जा रही है, संघीय संरचना में। किसमें, संघीय संरचना, ध्यान रखिएगा। संघीय संरचना में संशोधन के लिए केंद्र के साथ साथ लिखा हुआ राज्यों की अनुमोदन की आवश्यकता होती है, फेडरल स्ट्रक्चर में अमेंड करना है तो इसको मैंने बताया था, एक सवाल पीछे आया था। देखो, ये जो आपका 10 मिनट 20 मिनट शो है, इससे पहले लगभग 20-22 सेशन हो चुके हैं। तो वीडियो सेक्शन में जाके आप उन सेशंस को देख लिया करिए, ठीक है, जरूर देखा करिए। क्योंकि अगर आप लगातार इसे देखते गए, लगातार अगर आपने 100-150 सेशन कर लिए 20 मिनट, तो इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि एक सवाल गलत नहीं होगा। और इसके साथ साथ, ये तो आपका क्वेश्चन का सेशन है, इसके साथ साथ लक्ष्मीकांत, रात को 8 बजे लक्ष्मीकांत का थ्योरी सेशन आता है 45 से 50 मिनट का, वो देखिए। 2-3 महीने तक वो देखिए, ये देखिए, देखिए पॉलिटी में कितनी बढ़िया अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो जाएगी। तो मैं आपसे 60-70 मिनट पॉलिटी के मांग रहा हूँ बस, 60-70 मिनट मात्र, 20 मिनट इसके लिए और 50-60 मिनट लक्ष्मीकांत के लिए। तो समझिए संघीय संरचना। तो देखो, अनुच्छेद 368 के तहत भारत के संविधान में संशोधन होता है। अनुच्छेद 368 के तहत भारत के संविधान में संशोधन होता है। तो संविधान में संशोधन भारत के दो प्रकार से होता है 368 के तहत। 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत भारत के संविधान में दो प्रकार से संशोधन होता है। एक तो सिर्फ संसद की सहमति की जरूरत होती है, यानी संसद में विशेष बहुमत से आप पारित कर दीजिए, संशोधन हो जाएगा। और दूसरा, संसद के साथ साथ संसद के साथ साथ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी संसद के साथ साथ राज्य विधानमंडल की भी सहमति की आवश्यकता होती है ना। आधे राज्यों के विधानमंडल में भी सिंपल मेजोरिटी से पारित होना होता है। आधे से एक अधिक नहीं, आधा, जैसे 28 है तो 14, यानी संसद में तो विशेष बहुमत से पारित ही होना है, साथ ही साथ आधे राज्यों के विधानमंडलों में भी पारित होना होगा। तो अनुच्छेद 368 के तहत दो तरह के संशोधन होते हैं। तो संविधान की ऐसी बातें जो संघीय चरित्र से संबंधित हैं। संघीय चरित्र का मतलब होता है फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, जैसे 7वीं अनुसूची, ठीक है, जैसे राज्यसभा में राज्यों का रिप्रेजेंटेशन। तो ऐसी बातें जो फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं, जो संघीय चरित्र से संबंधित हैं, उसमें यदि परिवर्तन करना है तो संसद के साथ साथ राज्यों की भी सहमति की जरूरत है, यानी केंद्र और राज्य दोनों की सहमति की जरूरत है। ये संविधान की कठोरता को दर्शाता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रक्रिया टफ है, संविधान कठोर है। लेकिन
संघीय चरित्र के अलावा अन्य बातों में संशोधन के लिए संसद अकेले अमेंड कर सकती है स्पेशल मेजोरिटी से। ये संविधान के लचीलापन को दर्शाता है, इसीलिए कहा जाता है संविधान लचीला है। और इसीलिए कहा जाता है कि संविधान रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का मिक्सचर है, यानी संविधान कठोर और लचीला दोनों है। ठीक है, ध्यान रखिए। तो यहाँ लिखा हुआ है कि संघीय चरित्र में संशोधन, इस संबंध में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों की अनुमोदन की आवश्यकता होती है। तो आधे से अधिक राज्यों की या आधे राज्यों की अनुमोदन की आवश्यकता होती है? आधे से अधिक लिख के ट्रैप बनाया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आधा, ये आधे से अधिक न लिखा होता तो सही हो जाता, आधे से अधिक लिखा इसलिए गलत है, तो आंसर हो जाएगा ओनली वन। बढ़िया सवाल था, मजा आ गया। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। यदि राज्यसभा साधारण बहुमत से समर्थित प्रस्ताव द्वारा घोषित किया है तो संसद विधि द्वारा एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु प्रावधान कर सकता है। यदि राज्यसभा सिंपल मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास करे तो पार्लियामेंट ऑल इंडिया सर्विसेज बना सकती है, ऐसा पहला स्टेटमेंट कह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि यदि राज्यसभा विशेष बहुमत से समर्थित प्रस्ताव द्वारा घोषित किया है तो संसद विधि द्वारा एक से अधिक अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु प्रावधान कर सकती है। यानी यदि राज्यसभा स्पेशल मेजोरिटी से प्रस्ताव घोषित किया है तो राज्यसभा संसद क्या बना सकती है? अखिल भारतीय सेवा का निर्माण कर सकती है। तो समझिए जरा सा एक बात अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण की यदि आप बात करें, ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज ऐसी सर्विसेज होती हैं जो केंद्र और राज्य दोनों की होती हैं, यानी सेंटर और स्टेट दोनों के लिए होती हैं ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विसेज, आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ठीक है, ये अखिल भारतीय सेवाएं हैं तीन। ये बाद में बनी 1966 में, जो आईएफएस लिखा है मैंने यहाँ पर। ध्यान रखिएगा कि इन तीनों के अलावा अगर किसी चौथी को ऑल इंडिया सर्विसेज बनाना है, किसी चौथी को अखिल भारतीय सेवा बनाना है, जैसे इंडियन जुडिशियल सर्विसेज की डिमांड चल रही है भारतीय न्यायिक सेवा की, तो इन किसी चौथी सेवा को ऑल इंडिया सर्विसेज यानी अखिल भारतीय सेवा बनाना है, तो होगा क्या कि राज्यसभा अपने यहाँ प्रस्ताव लाए और राज्यसभा इस प्रस्ताव को उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से पारित कर दे। उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से पारित कर दे। प्रेजेंट एंड वोटेड के 2/3 मेजोरिटी से पारित कर दे। तो ऐसे में संसद इस बात के लिए अधिकृत हो जाती है, यानी संसद को इस बात का अधिकार मिल जाता है कि संसद नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है, संसद न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन कर सकती है। राज्यसभा गठन नहीं कर रही है, राज्यसभा संसद को इस बात के लिए अथराइज कर रही है, यानी राज्यसभा संसद को इस बात के लिए अधिकृत कर रही है कि यदि राज्यसभा अपने यहाँ प्रस्ताव पारित करके नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की ताकत संसद को दे दे, नई अखिल भारतीय सेवाओं के क्रिएशन की पावर पार्लियामेंट को दे दे, तो पार्लियामेंट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन कर सकती है। तो यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है कि यदि राज्यसभा साधारण बहुमत से, तो ये गलत हो जाएगा भाई, सिंपल मेजोरिटी वाला तो काम ही नहीं है। लेकिन अगर स्पेशल मेजोरिटी पूछता तब सही हो जाता, विशेष बहुमत पूछता तब सही हो जाता ना, क्योंकि प्रेजेंट एंड नोटेड के 2/3 से पास करे तब ऐसा कर सकती। लेकिन हाँ, ये तो मैंने आपको सिखाने के लिए लिखा था। आप देखो सही सवाल ये लिखा हुआ है, ठीक है, कि यदि राज्यसभा पूर्ण बहुमत से समर्थित प्रस्ताव द्वारा घोषित करे तो संसद विधि द्वारा पूर्ण बहुमत यानी एब्सोल्यूट मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब होता है कि टोटल बाई 2+1, इसे एब्सोल्यूट मेजोरिटी कहते हैं। और यहां सिंपल लिखा है, सिंपल का मतलब होता है कि उपस्थित का आधे से एक अधिक और ऐसे लोग जो मतदान करें, ठीक है, प्रेजेंट का आधे से एक अधिक और जो लोग प्रेजेंट हैं वो वोट करें। और राज्यसभा को कैसे पारित करना है? प्रेजेंट एंड वोटेड का 2/3 मेजोरिटी। यहां लिखा है साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी से पास करे तब गलत हो जाएगा। यहां लिखा है पूर्ण बहुमत यानी एब्सोल्यूट मेजोरिटी से, सवाल मैंने बदल दिया है, ध्यान रखना, ठीक है। तो पूर्ण बहुमत से अगर पास करे तो क्या संसद ऐसा कर सकती है? नहीं, गलत है, बल्कि प्रेजेंट एंड वोटेड को 2/3 मेजोरिटी चाहिए। तो इसमें कोई भी सही नहीं है, ना तो एक सही है ना तो दो सही है। तो आई होप आपने समझा होगा, ठीक है।
तो चलिए, आई होप आप सेशन को एंजॉय करते होंगे। कमेंट सेक्शन में बताया करिए कि आपको सेशन कैसा लगा। अगर आप बताते हैं तो उससे एक ऊर्जा मिलती है। ठीक है। बाकी मेरा ये दावा है कि अगर आप मेरे साथ बने रहे तो मैं आपको पॉलिटिक्स सिखा के छोड़ूंगा। ठीक है। बस आप ईमानदारी से फैलाइए, है ना? रोज आप लोग सोचते, रोज कहते हैं फैलाइए, कहाँ फैला दें? हमारे पास दो चार 10 लोगों को नंबर सेव है, बस वहीं भेज देते हो, कहाँ फैला दें? हम कौन सा जो है टार्च ले ले के फैलाएं हर जगह? खैर, ये आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। कोई इसमें जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फर्दर अपडेट्स के लिए यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। ये इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया, आजकल सोशल मीडिया पे जो है लोग बहुत फॉलो करते हैं, तो सोशल मीडिया पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, यहाँ अपडेट्स वगैरह मिलते रहते हैं। साथ ही साथ यदि आप कंप्लीट प्रिपरेशन हमारे साथ जुड़ के करना चाहते हैं स्टडी आईक्यू के साथ, तो स्टडी आईक्यू एक प्रोग्राम चलाता है, उस प्रोग्राम का नाम है भाई आरंभ। और इस समय अपने यहाँ जो बैच चल रहा है वो चल रहा है आरंभ 18.0। आरंभ एक ऐसा बैच है जिसमें कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, कंप्लीट तैयारी कराई जाती है। यदि आप यूपीपीसीएस की कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आपको जाना होगा गूगल पे, लिखना होगा स्टडी आईक्यू, आना होगा पॉपुलर ऑनलाइन कोर्स पे, स्टेट पीसीएस पे क्लिक करना होगा, उत्तर प्रदेश पे क्लिक करना होगा। जब आप उत्तर प्रदेश पे जाएंगे तो यहाँ दिखेगा आरंभ 18.0। आरंभ 18.0 पे आप जाएंगे, दो तरह के बैचेस दिखेंगे, एक गोल्ड एक प्लेटिनम। गोल्ड उनके लिए है जो पूरा सिर्फ सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, प्लेटिनम उनके लिए है जो कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं। टेस्ट सीरीज और किताब को यदि छोड़ दिया जाए तो कुछ भी अन्य आप बाहर से नहीं लेना चाहते हैं, उनके लिए है प्लेटिनम। प्लेटिनम में आपको सब कुछ मिलता है, टेस्ट सीरीज भी, ओ सॉरी, प्लेटिनम में आपको प्री का अलग से कोर्स, मेंस का अलग से कोर्स, फाउंडेशन कोर्स एक अलग से, एनसीईआरटी कोर्स भी, साथ साथ किताबें भी आपके घर जाती हैं। अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं, 9289996923 पे कॉल करिए। यहाँ कॉल करके मेरा नाम बताइएगा, आपको प्रॉपर काउंसलिंग मिलेगी। ठीक है। साथ ही साथ बाई नाउ पे यदि आप क्लिक करेंगे तो वहाँ आप परचेज कर सकते हैं, लेकिन एक कोड है VL Live, वो लगाने पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो कोड लगा के परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार।